क्या पुणे का प्रॉपर्टी मार्केट अब देश के बाकी हिस्सों से अलग और बेहतर रह गया है? आईटी के स्लोडाउन और जॉब लॉस की भेंट चढ़ने लगा है पुणे प्रॉपर्टी मार्केट, या फिर यहां है और भी कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जिसे कि अनदेखा किया जा रहा है? और क्या हाल है पुणे के रेंटल मार्केट का? क्या रेंटल रिटर्न के लिए पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में निवेश अभी भी एक अच्छा विकल्प है? क्या बड़े नेशनल फुटप्रिंट वाले बिल्डर्स ने पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में अपने हाथ चला लिए हैं और अब वो दूसरे मार्केट की तरफ देख रहे हैं, या फिर पुणे को एक बेहतर विकल्प के तौर पर अब भी देखा जा रहा है और मुंबई और दूसरे महंगे मार्केट से निकलकर बिल्डर्स करते रहेंगे पुणे में प्रोजेक्ट लॉन्च? क्या है पुणे प्रॉपर्टी मार्केट की वो असली हकीकत जो बिल्डर्स ने अपने पैसे के दम पर मीडिया में आने से रोक रखा है? पुणे प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी है एक ग्रोथ कॉरिडोर, या फिर कहीं ये इन्वेस्टर्स के लिए नया दिल्ली एनसीआर तो नहीं बनता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आखिर क्यों मुंह मोड़ रहे हैं घर खरीदार पुणे प्रॉपर्टी मार्केट से? प्रॉपर्टी अनअफोर्डेबल हो गई है, या फिर शहर बढ़ते हुए माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन के बीच अपने बेसिक सिविक इश्यूज को हैंडल नहीं कर पा रहा है? कितना फर्क पड़ रहा है पुणे में आईटी सेक्टर के स्लोडाउन का, या फिर पुणे प्रॉपर्टी मार्केट बिल्डर्स के उस लालच की भेंट चढ़ता जा रहा है जहां वो डिमांड और सप्लाई के डायनामिक्स को समझ ही नहीं रहे हैं, या फिर यूं कहें समझना ही नहीं चाह रहे हैं? पुणे में क्यों परेशान है हर घर खरीदार घर समय से न मिलने से और बिल्डर्स के झूठे वादों और इरादों से? सवाल तो और भी कई हैं और जवाब सिर्फ एक। अब कहां रह गया है पुणे प्रॉपर्टी मार्केट देश के बाकी रियल एस्टेट मार्केट से अलग? वैसा ही है इकोसिस्टम और बिल्डर्स का भी वही चाल, चेहरा और चरित्र। इंडिया के सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले पुणे प्रॉपर्टी मार्केट आज सेफ नहीं दिख रहा है। दरअसल पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में आज वो सारी विसंगतियां दिखने लगी हैं जो कभी हाई इन्वेस्टर एक्टिविटी वाले मार्केट्स जैसे कि दिल्ली एनसीआर में दिखती थी। आईटी सेक्टर के स्लोडाउन और जॉब लॉस ने पुणे की प्रॉपर्टी मार्केट की चमक कर दी है फीकी। और हां, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी बिल्डर ने खुद के इस मार्केट में स्लो सेल्स का डाटा रिलीज कर दिया है। मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं कि मैं ऐसे किसी भी डेटा को नहीं मानता हूं, और आप मेरे रियल एस्टेट में डेटा की लफाजी वाले वीडियो को अपने इस चैनल पर देख भी सकते हैं। पुणे में अगर ट्रांजैक्शंस वैल्यू को देखें तो ये ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। मतलब कि कुल कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और यही इस मार्केट की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी भी है। हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टी के सेल्स के भरोसे ये आंकड़े अट्रैक्टिव दिखते हैं। ऐसा लगता है कि यहां के प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन 1200 स्क्वायर फीट से कम साइज की प्रॉपर्टी और 1 करोड़ की वैल्यू तक की प्रॉपर्टी का सप्लाई लगातार गिरा है, और एंड यूजर मार्केट में उससे ज्यादा की डिमांड है ही नहीं। यही वो सेगमेंट है जो किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट को एंड यूजर मार्केट बनाए रखता है, और साथ ही बनाए रखता है एक सस्टेनेबल प्रॉपर्टी मार्केट। साफ सी बात है कि आज पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में एक इन्वेस्टर एक्टिविटी का शिकार हो गया है, कुछ वैसे ही जैसे कि दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी मार्केट या काफी हद तक मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट। आज पुणे मार्केट में कुछ लोकेशंस के सेकेंडरी मार्केट में तो एक टाइम करेक्शन भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ईस्ट पुणे, जहां का प्रॉपर्टी मार्केट आईटी ड्रिवन रहा है, वहां जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 30 लाख रुपए में 2021 में मिल रही थी, आज भी वो लगभग उसी प्राइस पॉइंट पर मिल रही है रीसेल मार्केट में, कोई 1 करोड़ 40 लाख में। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में माइग्रेंट वर्कफोर्स सबसे बड़ा प्रॉपर्टी खरीदार रहा है, और ट्रैक टू रियलिटी रिसर्च के अनुसार 44% प्रॉपर्टी बायर्स बाहर से आए हुए प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स प्रमुख हैं। लोकल डिमांड यहां सिर्फ 28% है। 18% लोग पुणे में रिटायर्ड लाइफ के लिए प्रॉपर्टी खरीदते रहे हैं, और 10% वो लोग अभी तक खरीद रहे हैं जो विशुद्ध रूप से इन्वेस्टर हैं। लेकिन अचानक से आज ये इन्वेस्टर्स ही मेजर डिमांड ड्राइवर बनते जा रहे हैं इस शहर की प्रॉपर्टी मार्केट के। दो बातें जो पुणे के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए शुरू से ही पॉजिटिव रही हैं वो ये
कि यहां का प्रॉपर्टी पड़ोस के मुंबई के मुकाबले सस्ती है और यहां रेंटल रिटर्न ठीक ठाक है। लेकिन जहां प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत और लग्जरी पर बिल्डर्स के फोकस ने प्रॉपर्टी को सस्ती नहीं रहने दिया, वहीं आईटी सेक्टर के स्लोडाउन ने यहां के रेंटल मार्केट को भी उतना आकर्षक नहीं है रहने दिया। कभी एजुकेशन सेक्टर के लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले पुणे में अब न तो ये मेजर अट्रैक्शन है और न ही प्रॉपर्टी के रेंटल मार्केट कोई इन्वेस्टमेंट मैग्नेट रह गया है। क्या पुणे प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ आईटी के स्लोडाउन और जॉब लॉस की वजह से ही अपनी चमक खो रहा है? यह कहना गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हर आईटी ड्रिवन प्रॉपर्टी मार्केट का ट्रेंड एक जैसा ही दिखता। आज पुणे प्रॉपर्टी मार्केट देश के दो और आईटी ड्रिवन प्रॉपर्टी मार्केट बेंगलोर और हैदराबाद के मुकाबले ज्यादा ही कमजोर ट्रेंड दिखा रहा है। हाउसिंग.com और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टॉप टियर मार्केट में पुणे अकेला शहर है जहां की प्रॉपर्टी की कीमत घटी है। सवाल यह है, अगर यह सिर्फ आईटी के स्लोडाउन की वजह से है तो फिर बेंगलोर और हैदराबाद में तो ज्यादा ही आईटी एक्टिविटी है, वहां भी इसी अनुपात में प्राइसेज कम होनी चाहिए थी। और यहीं पर जरूरत है समझने की पुणे प्रॉपर्टी मार्केट को और भी गहराई में जाकर। पुणे में कोई बेंगलोर या हैदराबाद की तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं बना है। ज्यादातर आईटी ड्रिवन स्टार्टअप्स आज भी बेंगलोर या हैदराबाद से ऑपरेट करते हैं और बड़े बिजनेस के लिए पुणे से थोड़ी दूरी पर मुंबई एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जाता है। पुणे सिर्फ नौकरी पेशा आईटी वालों का प्रॉपर्टी पैराडाइज ही रहा है। दरअसल पुणे के प्रॉपर्टी मार्केट में स्लोडाउन के कई जिम्मेदार हैं। एक ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट, जहां की एक तरफ नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सैलरी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। जाहिर है महंगे होते घर को खरीदना एक एवरेज सैलरीड क्लास के बस की बात नहीं रह गई है। दूसरी वजह है सरकारी उदासीनता और एक पॉलिसी पैरालिसिस, जहां की महंगे प्रॉपर्टी मार्केट में घर खरीदकर भी लोग बुनियादी जरूरत जैसे कि बेहतर सड़क और पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यह हर सोसाइटी में बिल्डर और होम बायर के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बनता जा रहा है। आज पुणे में एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं और घर खरीदार फंसे पड़े हैं। ये सब फैक्टर मिलकर पुणे प्रॉपर्टी मार्केट से आम लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हैं। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह तो खुद हैं बिल्डर्स ही, जो मार्केट के डिमांड और सप्लाई की ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरह से कटे दिख रहे हैं। आप हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च करके इन्वेस्टर का पैसा तो पार्क करने लगे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में यह प्रॉपर्टी मार्केट आम घर खरीदारों की पहुंच से बाहर हो गया है और इन्वेस्टर्स का किसी भी शहर में एक तो पैसा पार्क करने का लिमिट होता है, तो वहीं उनके पास स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे शहर का बेहतर विकल्प भी है। आखिर पुणे में ऐसा कोई अट्रैक्शन है ही नहीं जिसके लिए यहां पैसा पार्क किया जाए। जो शहर अपने एजुकेशन और आईटी हब के लिए जाना जाता है, जहां की 44% प्रॉपर्टी खरीदने वाले बाहर से आए हुए प्रोफेशनल्स हैं, वहां डेवलपर्स बड़े साइज के अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। क्यों नहीं कोई मुंबई की तरह स्टूडियो अपार्टमेंट करता है लॉन्च पुणे में? वजह है बिल्डर्स का बढ़ता लालच। यहां पे कभी पुणे को बेंगलोर और हैदराबाद के ही साथ देश के 3 सबसे अच्छे प्रॉपर्टी मार्केट के तौर पर भी जाना जाता था, खासकर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स के लिए। घर खरीदारों के ग्रीवांसेज, उनकी शिकायतें इन्हीं 3 मार्केट्स में सबसे कम थी। लेकिन आज इस शहर का कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर शायद दिल्ली एनसीआर को चुनौती देने की तैयारी में है। लगी है एक होड़ कि कौन अपने प्रॉपर्टी बायर को ज्यादा परेशान कर सकता है। यहां तक कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स भी यहां के प्रॉपर्टी मार्केट में अपने लोकल छुटभैया बिल्डर्स के हाथों में खेल रहे हैं। ये हैं वो सारी वजह जो आज पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में एक स्लोडाउन, एक संभावित क्रैश की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या अभी नियर फ्यूचर में पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में क्रैश की संभावना है? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हां, यह जरूर कहा जा सकता है पूरे विश्वास के साथ
कि यहां के प्रॉपर्टी मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी में एक स्लोडाउन तो है ही, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यहां प्रॉपर्टी लॉन्चेस, नए नए लॉन्चेस काफी कम हो गए हैं। खासकर एंड यूजर बायर के लिए बनने वाले प्रोजेक्ट्स, ज्यादातर पुणे प्रॉपर्टी मार्केट को ट्रैक करने वाले इंडिपेंडेंट विश्लेषक ऑफ द रिकॉर्ड ये मानते हैं कि बिल्डर्स की गलतियां ज्यादा हैं इस पुणे प्रॉपर्टी मार्केट के स्लोडाउन में, और यह स्लोडाउन अभी और बढ़ने का अंदेशा है, और साथ ही काफी लंबा चलने का भी। और आखिर में मेरा आखिरी पॉइंट कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ना करें पुणे प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट और आरओआई या रेंटल रिटर्न के लिए। आज की अनिश्चित जॉब मार्केट में अगर आप यहां नौकरी कर भी रहे हैं तो किराए पर रहना एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन हां, अगर आपने मन बना लिया है कि पुणे होने जा रहा है आपका रिटायरमेंट डेस्टिनेशन, तो फिर आप खरीद सकते हैं घर, लेकिन अपने बजट के भीतर, बिना कर्ज का ज्यादा बोझ बढ़ाए और बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छे से समझकर। और सबसे बड़ी बात यह कि पुणे में प्रॉपर्टी आप सिर्फ उस पैसे से खरीदें जो आपका सरप्लस अमाउंट है। किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में यहां प्रॉपर्टी बेचना हो सकता है बहुत ही मुश्किल। मेरा यह वीडियो पब्लिक डिमांड पर था, क्योंकि पिछले कई वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने कहा था कि मुझे पुणे प्रॉपर्टी मार्केट पर एक वीडियो बनाना चाहिए। ऐसे ही और भी सुझाव आप हमें भेजते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप सबका इस साथ के लिए शुक्रिया।